हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे दृष्टि आईएएस की टेस्ट नंबर 11। जो दृष्टि आईएएस की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चल रहा है, इसकी टेस्ट नंबर 11 देखेंगे। और टेस्ट 2 जो देख रहे हैं वो कंप्लीट नहीं किए हैं, 62 नंबर तक क्वेश्चन कर चुके हैं। वो क्या करेंगे, जो टेस्ट 2 चल रहा है उसका आज शाम में, ठीक है, आज शाम में या तो कल मॉर्निंग में वो अपलोड हो जाएगा उसका कंप्लीट, और उसका पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगा। तो ये हम लोग टेस्ट 11 कर रहे हैं, ठीक है। 10 तक किए थे, टेस्ट 11 सभी स्टार्ट कर रहे हैं। और उधर जो है 3 कल कंप्लीट हो जाएगा, या तो आज रात में या तो कल, ठीक है, कल मॉर्निंग में उसका अपलोड हो जाएगा। उसके बाद 3, तो ये क्या होगा, 11 स्टार्ट किए हैं तो ये भी चलेगा इसे। और सी सेट का भी बहुत जल्द इसमें टेस्ट सीरीज आ रहा है। फिर उसके बाद हम विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो अगर यदि आप न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते हैं सिविल सेवा प्रारंभिक टेस्ट सीरीज 2023 और टेस्ट नंबर कितना 11 है, ठीक है। टेस्ट कोड यहाँ पे देख सकते हैं P12311। और ये जो है हिंदी माध्यम टेस्ट आधुनिक भारत का इतिहास एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से है, ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं टेस्ट नंबर 11 की। धातुओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लीजिए, साइंस से आया है। आघात वर्धनीयता धातुओं को पतले तारों के रूप में खींचे जाने की क्षमता है। आघात वर्धनीयता क्या होता है, उस धातु को पतले चादर में बदला जाता है। और तन्यता, तन्यता जो होता है धातु को पतले तारों में बदलने का क्षमता होता है तन्यता के कारण, इसलिए यह गलत हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा तन्य धातु क्या होता है, सोना होता है, जो जिसे 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर तक की तार बना सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये कथन गलत हो गया। अगर यहाँ पे तन्यता होता तो ये सही हो जाता। सभी धातुओं में चांदी और तांबा ऊष्मा के सबसे अच्छे सुचालक है, ये सही है, ठीक है। चांदी जो होता है सबसे ज़्यादा क्या होता है, ऊष्मा का सुचालक होता है, और तांबा उसके बाद, तो ये सही है। पारा एकमात्र ऐसे धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है, ये भी सही। पारा एकमात्र ऐसे धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो अगर यदि 10th क्लास के साइंस आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, अगर यदि डिटेल में नहीं पढ़े हैं तो भी 10th क्लास, तो 10th क्लास से ये डिटेल से दिया हुआ है एनसीईआरटी 10th क्लास की बुक में, ठीक है। एनसीईआरटी धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल में, तो आप लोग समझ गए होंगे। इसमें से कथन 1 गलत है और कथन 2 और 3 सही है। और ये जो है 10th में भी है, 8th क्लास का भी में भी ये दिया हुआ है। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3, यानी कि डी नंबर। कौन सा, डी नंबर। इसकी व्याख्या बताने जैसे कोई है नहीं, ठीक है। तो फिर देखना चाहिएगा तो आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे इसकी व्याख्या दिया हुआ है, ठीक है। तो आगे बढ़े हम। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सभा या लीग और जिसके द्वारा स्थापित किया गया। पंजाब हिंदू सभा, पंजाब हिंदू सभा, लालचंद, ये सही है। पंजाब हिंदू सभा का जो स्थापना किए थे वो लालचंद और UN मुखर्जी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, UN मुखर्जी और लालचंद। तो यहाँ पर लालचंद दिया तो ये सही हो जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इसकी जो स्थापना किया था आगा खान ने किया था, इसलिए गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो स्थापना किया था, ये क्या था, एक डॉक्टर जो थे, ठीक है, केशव केशव कुछ थे, ठीक है, हेडगोयाकर, उसने किया था, केशव हेडगोयाकर, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो केवल एक युग्म सही है। तो उपयुक्त युगों में से कितने सही सुमेलित है, तो केवल 1 हो जाएगा, ठीक है। व्याख्या इसका देखना चाहे तो देख सकते हैं। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना वर्ष 1909 में UN मुखर्जी और लालचंद ने की थी, ठीक है, UN मुखर्जी और लालचंद ने की थी। बाकी आप पढ़ना चाहेंगे तो ये पढ़ लीजिएगा। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, देख सकते हैं अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का स्थापना आगा खान ने, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह, देख लीजिए, ये सब मिलकर किए थे, तो आगा खान यहाँ पे होना चाहिए। आगे बढ़े हम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक, यहाँ पे देख सकते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक RSS, इसे राष्ट्रीय संघ सेवा भी कहा जाता है। इसकी जो स्थापना किसने किया था, देख सकते हैं, एक चिकित्सक केशव बलिराम हेडगोयाकर, ठीक है, हेडगोयाकर, ठीक है, केशव बलिराम हेडगोयाकर ने 1925 में किया था। तो ये दोनों गलत हो गया। आगे बढ़े हम। तो आगे हम 3 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य सरकार के पास न्यायालय की कार्यवाही के लिए किसी भी क्षेत्रीय भाषा को वैकल्पिक भाषा घोषित करने की शक्ति है। तो देख सकते हैं न्यायालय में क्या होता है, जो भी कार्य होता है वो क्या होता है, इंग्लिश में होता है, इंग्लिश भाषा में होता है। लेकिन राज्य सरकार को या क्या है, यह अधिकार है कि वो जो है किसी भी
राज्य जो अपने राज्य की जो है क्षेत्रीय भाषा, किसी क्षेत्रीय भाषा को वैकल्पिक भाषा के रूप में घोषित कर सकता है, इसलिए कथन एक क्या है, सही है। नेक्स्ट है कथन राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों ने अपने उच्च न्यायालयों के समक्ष कार्यवाही में हिंदी के प्रयोग को अधिकृत किया। राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों ने अपने उच्च न्यायालयों के समक्ष कार्यवाही में हिंदी के प्रयोग अधिकृत किया, तो ये सही है। तो दोनों कथन सही है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर 1 और 2 दोनों। इसकी व्याख्या हम देख सकते हैं। भारत के न्यायालय की भाषा अनुच्छेद 348(1)(a) के अनुसार भारत जब तक संसद कानून द्वारा अन्य प्रावधान नहीं करती, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के समक्ष सभी कार्यवाही अंग्रेजी में आयोजित की जाएगी। तो ये देख सकते हैं क्या है, अंग्रेजी में की जा सकती है। अनुच्छेद 348(2) आगे प्रावधान करता है कि अनुच्छेद 348(1) के प्रावधानों के बावजूद किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी या किसी भी आधिकारिक उद्देश्य के लिए प्रयोग की जाने वाली किसी अन्य भाषा के उपयोग को अधिकृत कर सकता है। तो इस प्रकार ये सही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश राज्यों ने पहले ही अपने अपने उच्च न्यायालयों के समक्ष कार्यवाही में हिंदी के उपयोग को अधिकृत कर दिया है, इसलिए कथन 2 भी सही है। तो आगे बढ़े हम क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। बेसिन की संधि, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना, आगा खान द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना और प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम। उपयुक्त घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? उपयुक्त घटनाओं का सही कालक्रम क्या है पूछा जा रहा है। तो ये देखें, तो ये जो है बेसिन की संधि ये कब हुआ था? 1802 में हुआ था। और कलकत्ता ये जो है ये कब हुआ था? 1857 में हुआ था। और आगा खान द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कब किया गया था? 1906 में किया गया था। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम ये 1904 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1904 में। तो इसमें से बोला गया है उपयुक्त घटना का सही कालक्रम तो सबसे पहले क्या होगा? 1802 यानी कि 1, फिर 1857 2, फिर 1804 3, मतलब 4। 1 2 4 3, 1 2 4 3, यानी कि डी नंबर। कौन सा? डी नंबर। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ये रहा इसकी व्याख्या, यहाँ से देख सकते हैं। चार नंबर बेसिन की संधि, ये रहा बेसिन की संधि 1802 में। उसके बाद ये रहा वर्ष 1857 कलकत्ता, मद्रास और मुंबई के विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट 1904 प्राचीन स्मारक संरक्षण। और ये रहा आगा खान द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। भारतीय प्रेस परिषद PCI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय प्रेस परिषद, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। PCI केवल प्रिंट मीडिया के कार्यकरण का अवलोकन करती थी, ये सही है। PCI यानी कि भारतीय प्रेस परिषद केवल प्रिंट मीडिया के कार्यकरण का अवलोकन करता था, तो ये सही है। इसका अध्यक्ष भारत के प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों के प्रमुख द्वारा क्या चुना जाता था, तो ये गलत है, क्योंकि इसका जो अध्यक्ष होता था वो किसको चुना जाता था? उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के जो रिटायर्ड जज होते थे, रिटायर्ड न्यायाधीश होते थे, उसकी नामांकन किया जाता था, उसका चुनाव किया जाता था। इसलिए कथन 2 गलत है। PCI के निर्णयों के विरुद्ध न्यायालय में अपील की जा सकती है, गलत है। PCI के निर्णय के विरुद्ध न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो केवल एक है, केवल एक, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी। व्याख्या इसका देख सकते हैं 5 नंबर।
भारतीय प्रेस परिषद, भारतीय प्रेस परिषद, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, इसे वर्ष 1978 के प्रेस परिषद अधिनियम पीसीआई एक्ट के तहत स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखते हुए और उनमें सुधार के साथ प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करना। पीसीआई में एक अध्यक्ष और 28 सदस्य होते हैं। तो पीसीआई में एक अध्यक्ष और 28 सदस्य होते हैं। परिपाटी के अनुसार इसके अध्यक्ष भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, जिनका नामांकन एक ऐसी समिति द्वारा किया जाता है जिसमें राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और परिषद के 28 सदस्यों में से एक चयनित व्यक्ति शामिल होते हैं। इसलिए कथन 2 क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। पीसीआई का निर्णय अंतिम होता है और उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, इसलिए कथन 3 क्या है? गलत हो जा रहा है। पीसीआई केवल प्रिंट मीडिया के कार्यकरण का अवलोकन करती है, अर्थात यह समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, जर्नल और प्रिंट मीडिया के अन्य रूपों पर मानकों को लागू कर सकती है, अतः कथन 1 सही है। इस प्रकार इसमें कथन 1 केवल सही हो रहा है। आगे देखते हैं 6 नंबर। 18वीं सदी के भारत में चतुष्पदी शब्द का निम्नलिखित में से क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो ये जो है 18वीं सदी की भारत में, तो चतुष्पदी शब्द का निम्नलिखित में से क्या तात्पर्य है? तो इसका जो शब्द है वो क्या है? जो बिहार वगैरह में यूज किया जाता था, ठीक है, 18वीं सदी में, तो क्या है? उच्च शिक्षा के केंद्र, यानी कि ये नंबर इसका सही आंसर है। 6 यहाँ देख सकते हैं। शिक्षा की स्थिति 18वीं शताब्दी के भारत में दी जाने वाली शिक्षा अभी भी पारंपरिक थी, जो पश्चिम में तेजी से विकास के साथ मेल नहीं खा सकती। ज्ञान, साहित्य, विधि, धर्म, दर्शन शास्त्र और तर्कशास्त्र तक सीमित था और भौतिक एवं प्राकृतिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी, भूगोल के अध्ययन को बाहर कर दिया। चतुष्पदी या टोल जैसा कि उन्हें बिहार और बंगाल में कहा जाता था, उच्च शिक्षा के केंद्र थे। तो क्या थे? उच्च शिक्षा के केंद्र थे। आगे बढ़े हम 7 नंबर देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस ईंधन का कैलोरी मान सर्वाधिक होता है? मीथेन, सूखी ईंधन की लकड़ी, हाइड्रोजन या द्रावित पेट्रोलियम। तो इसमें जो है किस ईंधन का कैलोरी मान सर्वाधिक होता है? तो इसमें से जो हाइड्रोजन का कैलोरी मान सबसे अधिक होता है। तो अगर व्याख्या देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। कैलोरी मान, ठीक है, कैलोरी मान क्या होता है थोड़ा सा देखते हैं। किसी ईंधन का ऊष्मीय मान, ठीक है, जो ऊष्मा मान होता है, कैलोरी मान उसके दहन के दौरान निकलने वाली ऊष्मा की मात्रा है या ईंधन की ऊर्जा घनत्व का माप है और प्रति किलोग्राम ऊर्जा में व्यक्त किया जाता है, यानी कि दहन के दौरान कितना ज़्यादा ऊष्मा दे रहा है उसकी मान को हम कैलोरी मान कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं कैलोरी मान, ईंधन, और यहाँ पे कैलोरी मान। हाइड्रोजन का 120 से 142 होता है। मीथेन का देख सकते हैं 50 से 55, पेट्रोल या गैसोलीन के 44 से 46, डीजल ईंधन का 42 to 46 और कच्चा तेल का 42 to 47। तो आप देख सकते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस का LPG, ठीक है, 46 to 51। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन का है, इसलिए सही आंसर क्या हो गया? हाइड्रोजन। आगे बढ़े हम क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग एक संवैधानिक निकाय है। ये गलत है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है, और ये क्या है? 2004 से अप्रभावित है, ठीक है, प्रभाव में नहीं है। उसको समय समय पर ये करके आगे बढ़ाया जाता है। सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई थी। ये गलत है। सफाई मित्र सुरक्षा कर्मचारी ये आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, इसलिए ये गलत हो गया। तो दोनों गलत है, इसलिए उपयुक्त में से कौन सा सही है पूछा गया है? तो कोई भी नहीं, ना तो 1 ना ही 2, यानी कि डी नंबर। इसकी व्याख्या हम देख सकते हैं 8 नंबर का।
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग NCSK की स्थापना वर्ष 1993 में NCSK अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार सरकार को सफाई कर्मचारी के कल्याण के लिए विशिष्ट कार्यक्रम के संबंध में अपनी सिफारिशें देने के लिए की गई थी। तो कब किया गया था इसका स्थापना? 1993 में किया गया था। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम 29 फरवरी 2004 से प्रभावी नहीं रहा। तो देख सकते हैं ये 2004 से क्या प्रभावी नहीं रहा। उसके बाद NCSK के कार्यकाल को समय समय पर प्रस्तावों के माध्यम से एक गैर संवैधानिक संस्था के रूप में बढ़ाया गया, अतः कथन एक सही नहीं है। सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती। सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती इसे आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 में विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर के अवसर पर लॉन्च किया गया था, इसलिए कथन दो भी सही नहीं है। बाकी आप लोग ये देख लीजिएगा PDF से, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम में मिलेगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और अगर न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों एवं भाई बहनों में जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का तैयारी करना चाहते हैं। अब देखते हैं 9 नंबर हिस्ट्री से, ठीक है। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को मंजूरी प्रदान की गई, तो ये सही है। वर्ष 1920 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें असहयोग आंदोलन को मंजूरी दिया गया था। लाला लाजपत राय अंत तक असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, ये गलत है। लाला लाजपत राय पहले क्या था? असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे, लेकिन बाद में क्या है? असहयोग आंदोलन के पक्ष में हो गए, इसलिए इसमें से कथन 2 गलत है और कथन 1 सही है, इसलिए केवल 1 हो जाएगा। व्याख्या इसके आप लोग देख लीजिएगा। 3 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मिसाइल और विशेषताएं। पृथ्वी कम दूरी की सतह से सतह पर प्रहार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, तो ये सही है। पृथ्वी मिसाइल है वो क्या है? कम दूरी की सतह से सतह पर प्रहार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि विभिन्न रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, ये भी सही है। अग्नि क्या है? विभिन्न रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। त्रिशूल टैंक रोधी मिसाइल नहीं। त्रिशूल क्या है? कम दूरी की निम्न स्तरीय सतह से वायु में प्रहार करने वाला मिसाइल है। त्रिशूल क्या है? वायु में प्रहार करने वाला मिसाइल है, इसलिए गलत हो गया। नाग कम दूरी की निम्न, तो ये गलत हो गया। नाग जो है टैंक रोधी मिसाइल है, तो 4 का ये रहता और 3 का ये रहता तो ये सही हो जाता। तो 3 और 4 कथन गलत हो गया, 1 और 2 सही है। उपयुक्त में से कितने सही को मिलता है? तो 2, क्या हो जाएगा? 2। आगे बढ़ते हैं। ये व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ें। 11 नंबर, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। धातु लवण और आतिशबाजी में नजर आने वाले रंग। सोडियम में पीला रंग, ये सही है, ठीक है। सोडियम धातु में क्या होता है? आतिशबाजी में जो नजर आने वाला रंग है पीला, तो ये सही है। तांबा में हरा नहीं, कौन सा? नीला कलर आता है, नीला, इसलिए गलत हो गया नीला। और बेरियम में हरा होना चाहिए था, बेरियम में क्या होता है? हरा होता है, इसलिए ये भी गलत हो गया। एस्ट्रोसियम लाल, ये सही है। एस्ट्रोसियम में लाल कलर आता है। युग्मों में से कितने सही सम्मिलित है? तो 1 और 4 सही सम्मिलित है, इसलिए इसका भी सही आंसर 2 हो गया, 2। आगे बढ़े हम। 12 नंबर, आर्थिक रिकवरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आर्थिक रिकवरी के बारे में, ठीक है। आर्थिक रिकवरी के बारे में कौन सा सही नहीं है वो हमको बताना है। तो ये हम देख सकते हैं। भी शेप्ड रिकवरी किसी अर्थव्यवस्था में तेजी से और अचानक होने वाली रिकवरी है जो एक तेज एवं गंभीर गिरावट के बाद होती है, तो ये सही है। क्या है? भी शेप्ड रिकवरी किसी अर्थव्यवस्था में तेजी से और अचानक होने वाली रिकवरी है और एक तेज एवं गंभीर गिरावट के बाद होता है, तो ये क्या हो रहा है? सही है। यू शेप्ड रिकवरी से होने वाले आर्थिक क्षति विकास के
आधारभूत स्तर पर लौटने से पहले लंबे समय तक बनी रहती है। ये भी सही है, ठीक है। क्या है? लंबे समय तक बनी रहती है। लंबे समय तक बनी रहती है। अब हम आगे देखते हैं सी नंबर उसका, एल शेप्ड रिकवरी के बाद आर्थिक अस्फीति का दौरा आता है। तो ये गलत है। एल शेप्ड रिकवरी के बाद क्या है? आर्थिक अस्फीति का दौरा ठीक है, नहीं हो पाता है। तो ये क्या है? गलत हो रहा है। डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी को कभी कभी डबल डीप रिसेशन भी कहा जाता है, ठीक है। डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी को कभी कभी डबल शिफ्ट रिसेशन भी कहा जाता है। तो ये सही है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं पूछा गया था, तो इसलिए क्या हो जाएगा? सी नंबर। कौन सा? सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। ट्वेल्व। तो हम इसकी व्याख्या देख सकते हैं 12 का, ये रहा के शिफ्ट, ठीक है। के शिफ्ट तो यहाँ पे है नहीं, तो हम इसको नहीं देख रहे हैं। भी शिफ्ट है। भी शिफ्ट रिकवरी, भी शिफ्ट रिकवरी किसी अर्थव्यवस्था में तेजी से और अचानक होने वाली रिकवरी है जो एक तेज एवं गंभीर गिरावट के बाद आता है। इसलिए क्या हो रहा है? सही हो रहा है। आगे हम देखें यू शिफ्ट। यू शेप्ड रिकवरी से होने वाली आर्थिक क्षति विकास के आधारभूत स्तर पर लौटने से पहले लंबे समय तक बनी रहती, देख सकते हैं। इसलिए ये भी सही है। एल शेप्ड रिकवरी सबसे निराशाजनक परिदृश्य एल शेप्ड रिकवरी है। इसमें अर्थव्यवस्था में तेजी गिरावट के बाद वह कुछ हद तक संभलती है, लेकिन विकास का स्तर कभी भी पूर्व संकट स्तर पर वापस नहीं लौट सकती। एल शेप्ड रिकवरी के बाद आर्थिक गतिहीन का दौर आता है। तो ये देख लीजिए, इसलिए क्या हो रहा है? इसमें आता है क्या है? आर्थिक गतिहीन का दौर, लेकिन वहाँ पे इसे नहीं, इसलिए कथन सी गलत हो रहा है। डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी यह ऐसी स्थिति है जिसमें अर्थव्यवस्था तेजी से पतन का अनुभव करती है, फिर छोटी और अस्थायी रिकवरी होती है, जिसके बाद फिर पतन का दौर आता है। तो ये सही है, ठीक है। इसे कभी कभी डबल डीप रिसेशन भी कहा जाता है। आगे बढ़े हम 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 12 हो गया। 13 हम देखें। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कॉफ़ी, कच्चा रेशम, चीनी मिट्टी, गेहूँ, गुलाब जल, ठीक है। गुलाब जल। उपयुक्त वस्तु में से कौन सी ब्रिटिश विजय के पूर्व संध्या के समय भारत से निर्यात की जा रही थी, ठीक है। कौन सी ब्रिटिश विजय की पूर्व संध्या के समय भारत से निर्यात कौन कौन सी इसमें से किए जा रहे थे, वो बताना है। तो देख सकते हैं यहाँ से जो है कच्चा रेशम किया जा रहा था निर्यात, ठीक है। चीनी का किया जा रहा था और गेहूं का किया जा रहा था। किसका किसका? कच्चा रेशम, चीनी और गेहूं का निर्यात किया जा रहा था। तो 2, 3 और 5, 2, 3 और 5। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 2, 3 और 5, सी नंबर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, 2, 3 और 5। ब्रिटिश विजय की पूर्व संध्या पर व्यापार और उद्योग, हस्तशिल्प और कृषि उत्पादों में निर्भर होने के कारण भारत ने बड़े पैमाने पर विदेशी वस्तु का आयात नहीं किया। दूसरी ओर इसके औद्योगिक और कृषि उत्पादों की विदेशी बाजारों में अच्छी मांग थी। यहाँ देख सकते हैं निर्यात की जाने वाली वस्तुएं सूती वस्त्र, कच्चे रेशम और रेशमी कपड़े, हार्डवेयर, नील, सोरा, अफीम, चावल, गेहूं, चीनी, काली मिर्च और अन्य मसाले, कीमती रत्न और औषधियाँ थी। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो गया? सी हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं 14 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तल दर्पण अपने सतह पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश को अपसरित कर देता है। तो देख लीजिए, साइंस से है, लाइट चैप्टर से, ठीक है। उत्तल दर्पण क्या करता है? अपने सतह पर जो पड़ने वाले आपतित किरण होते थे उसको अपसरित कर देते हैं, फैला देते हैं। तो ये सही है, अपतित कर देते हैं, ठीक है। अपसरित कर देते हैं। तो ये क्या है? आपतित प्रकाश को अपसरित करते हैं।
अभिसारित नहीं करते हैं, अपसारित करते हैं, तो ये सही है। अवतल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्चलाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों में किया जाता है। ये भी सही है क्योंकि इसमें से समांतर किरण पुंज प्राप्त होते हैं जिससे ज़्यादा दूर तक लाइट जा सकता है। उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। ये भी सही है। उत्तल दर्पण का उपयोग क्योंकि उसका दृष्टि क्षेत्र ज़्यादा होता है, ठीक है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है और इसमें जो होता है वास्तविक, ठीक है, ये बनता है सीधा और, ठीक है, तो इसलिए ये सही है। तो तीनों का तीनों सही है। तो यहाँ से पूछा गया है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तीनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, 1, 2 और 3। 15 नंबर देखें हम, विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में सदस्य देश यह घोषणा करने के लिए स्वतंत्र है कि वे विकसित है या विकासशील है, तो ये सही है, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन में जो सदस्य देश है वो यह घोषणा करने के लिए स्वतंत्र है कि वो विकसित है या विकासशील देश है। एक सदस्य देश के विकास संबंधी दर्जे को अन्य सदस्य देश चुनौती दे सकते हैं, ये भी सही है। एक सदस्य देश की जो विकास संबंधी दर्जे होते हैं उसको अन्य सदस्य देश चुनौती दे सकते हैं, दोनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, 1 और 2 दोनों। उत्तल दर्पण वाला ये आप देख लीजिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं विश्व व्यापार संगठन ने विकसित और विकासशील देशों को परिभाषित नहीं किया है और इसलिए सदस्य देश यह घोषणा करने के लिए स्वतंत्र है कि वह विकसित है या विकासशील, अतः कथन 1 क्या है, सही है। हालांकि अन्य सदस्य देश विकासशील देशों के लिए उपलब्ध प्रावधानों का उपयोग करने के किसी सदस्य के निर्णय को चुनौती दे सकते हैं, अतः कथन 2 भी सही है, ठीक है। आगे बढ़े हम 16 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पत्तियों के सतह मोम की परत से आलेपित होती है ताकि उन्हें सूर्य की किरणों में सूखने से रोका जा सके, तो ये सही है। पत्तियों का सतह में क्या होता है, मोम लेपित होता है जिसके कारण सूर्य की किरण से वो नहीं सूख सके। शीतल काल में पत्तियों का झड़ना पौधों में प्रासुप्त अवस्था का लक्षण है, तो ये सही है। शीतकाल में क्या होता है, जो पत्तियां झड़ जाते हैं जिससे वाष्पोत्सर्जन क्रिया कम हो जाए, ठीक है, तो ये सही है। कुछ नहीं झड़ते हैं कुछ पेड़ पौधे के, लेकिन उसमें भी उस टाइम में क्या होता है, जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होता है धीमी गति से होते हैं, तो ये दोनों कथन सही है, इसलिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। इसकी व्याख्या देखना चाहें तो देख सकते हैं 16 नंबर की। पौधा में परिसंचरण, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में शामिल मुख्य घटक हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, ये बाकी ये सब अपन देख लीजिएगा। पादपों के पत्तियों की सतह पर मोम परत का आलेप किया जाता है ताकि इन्हें सूर्य की किरणों में सूखने से रोका जा सके, यह पत्ती को नम रहने में मदद करता है, तो कथन 1 सही है। शीतकाल में कुछ प्रकार के पादप अपने पत्तियों को बनाए रखते हैं, भले ही उनका प्रकाश संश्लेषण धीमा हो जाता है, ठीक है, बनाए रखते हैं लेकिन उसका प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया धीमी हो जाती है। अन्य प्रजातियां सर्दियों के दौरान अपने पत्ते गिरा देते हैं और प्रसुप्त हो जाती है। वसंत ऋतु तक उन्हें बनाए रखने के लिए पर्याप्त भोजन जमा कर लेते हैं, तो देख लीजिए जब पत्ता गिरा देते हैं तो वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा तो भोजन नहीं बन पाएगा, जिसके कारण वो क्या करते हैं, उसकी भोजन जो है जितना टाइम तक पत्ते गिरा देंगे फिर नया पत्ता नहीं आएगा तब तक के लिए भोजन स्टॉक करके रखते हैं, इसलिए कथन 2 भी सही है। आगे बढ़े हम 17 नंबर क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्ति पाबना आंदोलन से जुड़े थे, तो पाबना आंदोलन से कौन व्यक्ति जुड़े थे ये हमको बताना है। बंकिम चंद्र चटर्जी, तो ये सही है। बंकिम चंद्र चटर्जी जो है पाबना आंदोलन से जुड़े थे। शौकत अली ये नहीं जुड़े थे, शौकत अली। आरसी दत्त जुड़े थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये भी जुड़े थे, तो कौन से सही उत्तर है बोल रहा है, तो 2 को छोड़ के, ठीक है, 2 को छोड़ के 1, 3, 4 यानी कि बी नंबर, कौन सा, बी नंबर 17 का ये रहा। आप देख सकते हैं पाबना आंदोलन 1870 से 1880 के दशक में हुआ था, ठीक है। पूर्वी बंगाल के बड़े हिस्से पर जमींदार ने जबरन लगान और भूमि कर वसूल किया जो अक्सर गरीब किसानों के लिए बढ़ा दिया जाता था, तो ये आप डिटेल इसका पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़े हम 18 नंबर।
निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच समांतर सीमा का निर्धारण करता है? ठीक है, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 48 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो ये जो है उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच समांतर सीमा निर्धारित करता है, ये कौन है? 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कौन सा? 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश। देखना चाहे तो देख सकते हैं, ये रहा। कोरियाई प्रायद्वीपीय में विभाजन की उत्पत्ति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साम्यवाद के प्रसार के भावी किसी देश के आर्थिक संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व था। सोवियत संघ एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच आपसी अविश्वास ने ट्रस्टीशिप योजना को विफल कर दिया और इससे पहले कि कोई ठोस योजना तैयार की जाती, सोवियत संघ ने कोरिया पर आक्रमण कर दिया। ये देख लीजिए, कोरियाई प्रायद्वीप को 38 डिग्री अक्षांश के समांतर 2 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो ये देख सकते हैं कितना, 38 डिग्री, ठीक है, 2 देशों में विभाजित किया गया है। आगे हम बढ़े 19 नंबर। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सती प्रथा को हर शास्त्र के अनुसार हत्या के रूप में वर्णित किया? तो ये हम जानते हैं, सती प्रथा के खिलाफ राजा राम मोहन राय ने, ठीक है, राजा राम मोहन राय ने उसकी रोकथाम के लिए बहुत प्रयास किए थे और उसके अथक प्रयास के बाद ही क्या हुआ, ये ब्रिटिश सरकार ने रूल लागू किया और ये खत्म किए गए। 20 नंबर। निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए। स्टर्लिंग चांदी चांदी का सबसे शुद्ध रूप है, ये गलत है। स्टर्लिंग चांदी एक क्या है? मिश्र धातु है जिसमें चांदी का लगभग 7 to 8% चांदी धातु मिक्स किया जाता है उसमें, इसलिए गलत हो गया। अम्लगम पारे की मिश्र धातु होते हैं, अम्लगम पारे की मिश्र धातु, ये एकदम सही है। अम्लगम जो होता है पारा का मिश्र धातु होता है, तो ये सही है। 3 नंबर। मेमोरियल में क्रोमियम होते हैं, मेमोरियल में क्रोमियम, ये गलत है। मेमोरियल में क्रोमियम नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा, कौन सा सही है बोला गया है, तो केवल 2 यानी कि सी नंबर। हम इसकी व्याख्या देख सकते हैं 20 नंबर की। ये आप देख लीजिए, मेमोरियल या स्मार्ट एलॉग अपने मूल आकार को याद रखने के लिए जाने जाते हैं। इनमें निकेल और टाइटेनियम होता है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ठीक है। बाकी तो इसमें देख लीजिए 7.5% होते हैं, ठीक है। तो आगे हम फिर इसी प्रकार की इसकी नेक्स्ट पार्ट बनेगा। और आज क्या है, आज शाम में या तो कल मॉर्निंग में जो है टेस्ट नंबर 2 की कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। तो अगर यदि आप न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल से जुड़ जाइए, जिससे आपको विजन IAS और दृष्टि IAS की सभी टेस्ट सीरीज मिल सके और PDF आपको टेलीग्राम मिलेगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।